जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग मंत्रा। तो आज के लेक्चर में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड वीडियो है ये प्लेलिस्ट में। तो आप सोच रहे हो कि पहला वीडियो कौन सा था। तो पहला वीडियो था टेलर के ऊपर, ठीक है। इस आज के लेक्चर में हम सारे क्लासिकल थ्योरी के जो थिंकर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है लंबा हो, बट आपको सारे थिंकर्स डिटेल में लर्न हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं ट्रिक्स के साथ याद कराती हूँ, आपको पता ही है। तो इस देखो इसमें क्या क्या है। क्लासिकल थिंकर्स में कौन कौन से थिंकर आते हैं? टेलर आता है, फ्योल आता है, गुलिक आता है, अर्विक आते हैं और मुनी और रेली आते हैं। तो टेलर को छोड़ के, क्योंकि टेलर में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ। और ट्रिक भी कौन सी थी? टेलर की ट्रिक थी। टेलर यानी कि हमारे दर्जी के ऊपर मैंने कहानी सुनाई थी आपको। तो जिसने देखी होगी उसको कहानी पता होगी, नहीं पता तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से देख लेना। तो फ्योल, गुलिक, अर्विक, मुनी और रेली हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और एक एक थिंकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा क्लासिकल थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी है क्या, जहाँ से PYQ आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अभी साइड में हट जाती हूँ ताकि आपको कंटेंट आराम से दिख जाए। तो कैमरा ऑफ करते हैं और सीधा एक एक करके स्लाइड समझना स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी या स्ट्रक्चरल थ्योरी भी बोलते हैं। स्पेशली एक बार स्टेटमेंट वाले में ये पूछा हुआ था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, तो वो स्टेटमेंट सही था। या कभी कभी आपको क्लासिकल थ्योरी की जगह इन तीनों में से कोई भी टर्म लिख देगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपको पता है कि क्लासिकल थ्योरी क्या होती है, पर अगर आपको उससे रिलेटेड बाकी तीन नाम नहीं पता होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर क्या है। तो फॉर्मल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी या स्ट्रक्चरल थ्योरी is classical theory of public administration. तो this theory of administration was developed during the first and second world war. तो आपको एक, मैंने जैसे आपको हमेशा बताती हूँ कि एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपके दिमाग में अगर वो बैकग्राउंड रहे तो आपको असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट वाले में हेल्प हो। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी जब डेवलप हुई थी, कब हुई थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि 1914 से लेकर 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक, जब ये पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी डेवलप हो रही होंगी। तो अब आप सोच सकते हो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर ये थ्योरी डेवलप होगी तो इसका क्या, कैसे ये डेवलप हुई होंगी, क्या क्या चीज़ें उसमें कमियां रही होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब केओटिक सिचुएशन होगी, वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा होगा उस टाइम पे। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा है, गवर्नेंस सही से नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी लाने की जरूरत पड़ सकती थी। तो ये क्लासिकल थ्योरी क्यों आई? ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बना सकें। यूनिवर्सल कौन, क्यों यूनिवर्सल? इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर में सारे इन्वॉल्व हैं, तो यूनिवर्सल होना चाहिए ना प्रिंसिपल्स। इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सके, ताकि जो हर ऑर्गेनाइजेशन है वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और एडमिनिस्ट्रेशन सही से हो। एडमिनिस्ट्रेशन सही से होगा तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन नहीं आएगी, लड़ाइयाँ कम होंगी। अब आपको समझ आ गया? अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप स्टेजेस पढ़ते हो, जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी से लेकर आइडेंटिटी क्राइसिस और वो सब, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे सारी स्टेजेस ट्रिक्स के साथ। अभी आज हम थिंकर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टेलर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो ये सेकंड थिंकर है हमारे क्लासिकल थ्योरी के, वो है हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल को हम फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। अच्छा, इनसे पहले टेलर आए थे क्लासिकल थ्योरी में, तो उनको क्यों फादर नहीं बोलते? क्योंकि उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हेनरी फ्योल के बाद क्लासिकल थ्योरी पॉपुलराइज होती है, इसलिए इनको फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है। He did not make any distinction between public and private administration. तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं होता। पब्लिक और प्राइवेट सेम होते हैं, इक्को ही गल है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बात होती है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अच्छा, ट्रिक तो बताओ, मैं तो बताती हूँ ट्रिक भी। अच्छा, बुक्स ऑफ फ्योल से अभी हम ट्रिक्स याद करते हैं। अच्छा, अब देखो इनकी बुक जो है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये सारे इनकी ज़्यादातर बुक्स में जनरल वर्ड आता है, ठीक है। और आपको ये याद रखना कि जो जनरल है ना, जनरल, आप जनरल फ्योल से याद रखो,
कि जो हमारे फ्योल थे वो क्या थे, वो ब्रिगेडियर जनरल्स वगैरह होते हैं ना आर्मी में, तो वो जनरल थे। ठीक है, तो मैंने ये स्टोरी बनाई थी कि एक जनरल फ्योल आते हैं एंड वो फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी कहलाते हैं। क्लासिकल थ्योरी उनसे शुरू होती है, इन जनरल से। ठीक है, जनरल आर्मी वाला जनरल, तो ये क्लासिकल थ्योरी इनसे शुरू होती है एंड जनरल को हम फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं। तो अब आप जनरल से याद रखोगे ना कि जिस बुक में जनरल वर्ड भी आ रहा है वो हेनरी फ्योल की है, क्योंकि हमारे क्या है, जनरल फ्योल हैं। और ये पब्लिक और प्राइवेट में मतलब डिस्टिंक्शन नहीं करते। तो जनरल साहब जो है किसी में भेदभाव नहीं करते कि पब्लिक हो या प्राइवेट, वो अपनी लाइफ में भेदभाव नहीं करते। जैसे आर्मी वाले होते हैं ना, वो अपनी प्राइवेट लाइफ में भी जब जाते हैं ना तो वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, एकदम पब्लिक लाइफ की तरह, क्योंकि उनको आदत हो जाती है पब्लिक वैसे, तो इसलिए वो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में डिस्टिंक्शन नहीं करते। दूसरा, इनकी बुक आपको याद हो गई कि पहले वो प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं, फिर उस प्रिंसिपल्स ले आए कि ठीक है सिद्धांत आ गए, तो सिद्धांत के बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आता है। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने बताए एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको मैनेज भी तो करना है ना। तो ये मैं आपको क्रोनोलॉजी याद कराने के लिए ये कहानी बता रही हूँ कि बुक्स तो आपको पता रह जाएंगी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स आए और फिर उसको मैनेज भी करना है, तो फिर उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लेकर आया। अब मैनेजमेंट भी हो गया, तो उसने जब पता किया चलो प्रिंसिपल्स बना लिए, मैंने इसको मैनेजमेंट भी पता कर लिया, चलो अब मैं इसकी पूरी की पूरी थ्योरी ही बना डालता हूँ। तो हमारे जनरल साहब सोचते हैं कि चलो हम इसकी पूरी की पूरी थ्योरी ही बना देते हैं, तो पूरी की पूरी थ्योरी बना देते हैं, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल्स आए सॉरी, देन मैनेजमेंट किया, देन पूरी की पूरी थ्योरी ही बना डाली। तो ये हो गई हमारी क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजी में हमें तीनों बुक्स याद हो गई, 1908, 1916 और 1923। ठीक है, ये बुक उन्होंने 8 साल बाद और ये 7 साल बाद लिखी। ठीक है, 6 क्वालिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब हेनरी फेयोल जो है, अब आप मान लो जनरल है, ब्रिगेडियर जनरल, ठीक है, वो बोलते हैं कि देखो मेरे आर्मी में की टीम में जिस जिसको आना है ना, आर्मी की टीम में जिस जिसको आना है, तो भाई ये क्वालिटीज मुझे चाहिए ताकि तुम अच्छे से यहाँ पे काम कर सको, तुम देश की सेवा कर सको। तो 6 क्वालिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको चाहिए होती हैं। अब आर्मी या जो CDS वगैरह की भी तैयारी अगर आपने कभी की होगी, तो वो ये सब जब SSB का इंटरव्यू होता है तो ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। और एक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी जब आप ब्यूरोक्रेट्स भी बनोगे तब भी ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस वाली है ये। पर आपको याद कैसे रहेगी कि ये क्वालिटीज हेनरी फेयोल ने दी थी? क्योंकि मैंने आपको याद कराया कि जनरल फेयोल हैं। जनरल फेयोल जो है वो अपने टीम में उसी बंदे को लेकर आएंगे जिनमें ये क्वालिटीज होंगी। ठीक है, क्या होगा, एक तो उसके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है, दूसरा वो फिजिकली फिट हो। फिजिकल फिट बहुत होना जरूरी है आर्मी में, अगर आपको जाना है तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो फिजिकली फिट भी होने चाहिए, प्लस आप मेंटली फिट भी होने चाहिए। और मेंटली फिट के साथ साथ, क्योंकि आपको बहुत मेंटल प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, कभी किसी से लड़ाई हो रही है, और मोरली भी आप अच्छे होने चाहिए। आर्मी वाले बंदे मोरली भी होते हैं, ठीक है, तो उनमें आप में मोरल्स भी होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए। मोरल नहीं होगे तो आप देशद्रोही बन सकते हो, तो मोरल्स। देन जनरल एजुकेशन की वो बात करते हैं। जनरल एजुकेशन के अलावा वो स्पेशल नॉलेज की बात करते हैं, यानी कि स्पेशल नॉलेज में वो 3 चीज़ों की बात करते हैं कि जो एक आर्मी वाला बंदा होता है उसमें किस किस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। पहले टेक्निकल, फिर कमर्शियल और फिर फाइनेंशियल। तो टेक्निकल नॉलेज, कमर्शियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज, यानी कि TCF। ठीक है, TCF वाली नॉलेज होनी चाहिए। अगर TCF याद ना भी रहे फिर भी आपको पता है कि आपकी स्पेशल नॉलेज किस बेसिस पे टेस्ट की जाती है। आपको टेक्निकल काम भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जनरल के साथ काम कर रहे हो, तो टेक्निकली भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ कभी गन्स वगैरह वेपन्स ख़राब हो गए। कमर्शियल नॉलेज होनी चाहिए कि ये वेपन्स या गन्स कितने की आती है। फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पता होना चाहिए, सेलिंग एंड बाय जो कमर्शियल में आता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारी स्पेशल नॉलेज का पार्ट, क्योंकि एक एज अ आर्मी ऑफिसर और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड हैव ऑल दिस नॉलेज। ओके, सो आपको, अगर आपको ये ना किसी ट्रिक से याद नहीं रखना, आपको ये कॉमन सेंस के बेसिस पे याद रखना है कि कॉमन सेंस इज वैसे नॉट सो कॉमन, बट हाँ रियल लाइफ से रिलेट करो। और याद रखो कि अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो या जनरल अगर आपको अपॉइंट भी करते हैं तो आपका क्या क्या वो मांगेंगे, एक्सपीरियंस, फिजिकली, मेंटली फिट, मोरली, जनरल एजुकेशन जो कि GS तो हर में होता ही है, और स्पेशल नॉलेज। क्या स्पेशल नॉलेज जैसे आपको हो गया ऑप्शनल, तो PSIR में आपका ऑप्शनल होता है, तो वो आपकी स्पेशल नॉलेज चेक करने के लिए होता है। अच्छा, बोनस फैक्ट, बोनस फैक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट किसकी है? ड्यूगिड वोल्डो की है। अच्छा, तो मैंने ये बोनस फैक्ट यहाँ क्यों लिखा भाई? क्योंकि आप देखो इसकी 3rd बुक क्या है, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और जो ड्यूगिड वोल्डो की है वो है
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो दोनों का नाम मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट डिग्विड वाल्डो की है और थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट बस थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे हैं, वो हेनरी फेयोल की है। तो जो हेनरी फेयोल की बुक है वो थ्योरी से शुरू होती है और जो डिग्विड वाल्डो का वर्क है जिसके लिए वो फेमस जाने जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट देते हैं। ठीक है, तो वाल्डो जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट देते हैं। तो इसी को साथ साथ याद रख लेना। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। की एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, तो हेनरी फेयोल जो हमारे जनरल फेयोल हैं, अब वो बताते हैं, अब जैसे आप आर्मी में जाते हो ना तो आपसे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, अलग अलग ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपको बस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो याद रखना है, ना कि आर्मी वाली ट्रेनिंग की। इंडस्ट्री में जब आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, क्योंकि ये क्यों था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये चल रही है और वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पे वर्कर्स जो थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग थी। तो इंडस्ट्री में, एक इंडस्ट्री में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है, राइट, कैपिटल से रिलेटेड एक इंडस्ट्री अगर आपको चलानी है तो आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल। ठीक है, फिर अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। अकाउंटिंग में हमारे स्टॉक्स आ गए, बैलेंस शीट आ गई, कॉस्ट, स्टैट्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स। देन हमारे पास टेक्निकल एक्टिविटीज़। ठीक है, टेक्निकल एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। देन कमर्शियल एक्टिविटीज़, बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज, ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। मैनेजरियल में हमारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में हमारी फंक्शंस या कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री के, वो हमारे मैनेजरियल यानी कि मैनेजमेंट फंक्शंस का पार्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड यानी कि अपनी जो इंडस्ट्रियल जो है, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, उसको थेफ्ट से, फायर से या आपके वर्कर स्ट्राइक्स ना कर दें उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी से आती है जो कि कॉमन सेंस है, आपको याद नहीं करनी, बस आपको ये 6 एक्टिविटीज़ याद रखनी है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि 6 एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स किसने दी थी या फिर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसने दी थी। तो हमारे जनरल फेयोल यानी कि हेनरी फेयोल ने ये एक्टिविटीज़ दी थी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फैट सीएम्स। मोटे मोटे सीएम्स होते हैं ना, तो आप मान लो, अच्छा मोटे सीएम्स आपको याद आया कि जब आप जनरल को देखते हो किसी, और जो ज़्यादातर जो जनरल्स आपको देखने को मिलेंगे फिट भी होते हैं, फिट तो होते ही हैं, बट कुछ कुछ जनरल्स होते हैं एकदम मोटे ताजे, मतलब स्पेशली मैंने बाहर की कंट्रीज़ में देखे हैं जो ऐसे मोटे मोटे से जनरल्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो फैट सीएम मोटे मोटे से जनरल होते हैं ना, तो आप ऐसे याद रख लो कि फैट सीएम्स जो है वो किसकी एक्टिविटीज़ में है, ये जनरल फेयोल की है। ठीक है, जनरल फेयोल की फैट सीएम्स वाली। फैट सीएम कैसे याद रहेगा, क्योंकि वो जो जनरल है वो काफ़ी मोटा है। और आपको ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको जनरल नॉलेज से भी याद रह जाएंगी कि एक जब इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, फाइनेंशियल होती है, अकाउंटिंग, टेक्निकल, कमर्शियल, मैनेजरल, सिक्योरिटी। मतलब ज़्यादातर सारी टर्म्स आपको दिख रहा होगा कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए है। जो कॉमर्स अगर किसी ने ली होगी, अगर आपने नहीं भी ली है, जो सीए वगैरह की तैयारी करते हैं, तो एक इंडस्ट्री में मान लो कि मैंने ये ऐसे याद किया था वैसे तो कि ये फैट सीएम वाला तो जो क्रोनोलॉजी था वो मैंने एडुसीकर से पढ़ा था, पर मैंने जैसे याद किया था, जब तक मुझे ये ट्रिक नहीं पता थी, तो मैंने याद कर लिया था कि जो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी ना इंडस्ट्री में, जो कॉमर्स वाले या कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती है वो सारी इसमें आ रही हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी इंडस्ट्री होगी और कॉमर्स बैकग्राउंड की हो या बैंकिंग वगैरह कर रहे हो, तो बैंकिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल होता है, अकाउंटिंग होती है, टेक्निकल काम होता है, कमर्शियल तो कॉमर्स से रिलेटेड, मैनेजरियल होता है, वहाँ पे बैंक में एक मैनेजर भी होता है, प्लस बैंक की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पे चोरी ना हो जाए, वहाँ पे आग ना लग जाए या फिर उनकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ना कर दे, तो बैंक की सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आपको पहले ट्रिक से याद कर लो फैट सी एम से, लेकिन आप याद तो कर लोगे, लेकिन कौन सा वर्ड कौन से टर्म के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, अब ए से आपको लग सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉमर्स के तरह सोचना है, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले की तरह सोचना है, और सारी टर्म्स कॉमर्स से रिलेटेड ही है या फिर बैंक से रिलेटेड ही है। ठीक है, देन एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे हम टाइम ले रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, इट्स ओके, पर आपको चीज़ें याद तो हो रही है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रखना कि क्लास में आपको सब याद हो जाए। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 5 एलिमेंट्स होते हैं, पीओ ट्रिपल सी, जो कि हर कोई बताता ही है आपको, मैं पहली बंदी नहीं हूँ जो ये ट्रिक बता रही हूँ। पीओ ट्रिपल सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो ये तो मतलब जनरल सेंस का भी है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो आपको सबसे पहले, अगर आप मान लो आप आईएएस ऑफिसर बन गए,
ज़्यादा खुश मत हो, इमेजिन कर लो बस कि आप IAS ऑफिसर बन चुके हो, एडमिनिस्ट्रेशन में जा चुके हो। तो सबसे पहला काम आपका होगा प्लान करने का। आपके पास कोई सिचुएशन आती है, या सिचुएशन आती है कि यहाँ पे स्ट्राइक हो गई है, आपको रोकना है, तो पहले आप चीज़ों को प्लान करोगे, फोरसी और एंटिसिपेट कि हाँ ऐसा क्यों हुआ होगा, फोरसी करना सिचुएशन को, तो प्लानिंग करोगे। उसके बाद आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे कि जो आपने प्लान किया उसके बेसिस पे आप उसको क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद जो आपसे नीचे वाले लोग हैं, आपका स्टाफ, IPS ऑफिसर जितने भी आते हैं, आप उनको कमांड दोगे कि जाओ वहाँ पे जाके स्ट्राइक रोको। सबसे पहले प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर आप कमांड दोगे। कमांड का मतलब आपकी जो आपकी पर्सनल क्वालिटी या पर्सनल नॉलेज को दिखाता है कि आप किस तरीके से कमांड देते हो, आप कितने अथॉरिटेटिव हो, नॉट ओनली अथॉरिटेटिव बट आप कितने सूझबूझ के साथ काम कर रहे हो। तो ये जो कमांडिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो आपकी पर्सनल क्वालिटी और नॉलेज को दिखाता है। ऑर्गेनाइजिंग वाला एस्पेक्ट आपका टूल ऑफ रॉ मटेरियल, कैपिटल, पर्सनल, ये सब दिखाता है। अभी तो क्योंकि ये वाली जो आपको लगता है ना रॉ मटेरियल, कैपिटल, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उस सेंस में हेनरी फ्योल ने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। पर हम याद करने के लिए, ताकि हमें क्रोनोलॉजी में चीज़ें याद रहे, और लास्ट में तो CCC आता है, तो पहला C कौन सा है, दूसरा C कौन सा है और तीसरा C कौन सा है, ये हमें क्रोनोलॉजी में याद रहे, इसलिए मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ कि आप IAS थे, प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, और जैसे आपको पता चला अच्छा स्ट्राइक हो गई है, चलो मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया, सारी चीज़ें सोच लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया, चलो अब मैं कमांड देता हूँ अपने स्टाफ को, तो आपने कमांड दी। ठीक है, कमांड देने के बाद अब एक अच्छा IAS ऑफिसर सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ कमांड दे दे और छोड़ दे उनको अकेला उनके हाल पे। एक अच्छा IAS ऑफिसर वो होता है जो कमांड देने के बाद कोऑर्डिनेट भी करे उनके साथ, कि वो जैसे वॉकी टॉकी पे आप इमेजिन करो कि आप वॉकी टॉकी लेकर कमांड दे रहे हो, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कर रहे हो उसके साथ कि मैं तुमको भेज रहा हूँ वहाँ स्ट्राइक रुकवाने, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते रहना, मेरे को फ़ोन पे या वॉकी टॉकी पे सब कुछ बताते रहना। ठीक है, ज़्यादातर वॉकी टॉकी जो है आर्मी वाले जनरल्स यूज़ करते हैं, तो जनरल फ्योल फिर से आपको याद हो गया। तो कोऑर्डिनेट करते रहना, कोऑर्डिनेट करने के बाद आप लास्ट में क्या करोगे, कंट्रोल स्ट्राइक जो हो गई थी वहाँ पे, जो दंगे की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो आपने क्या किया, अपने स्टाफ को भेज के लास्ट में वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल करवाई। तो अंडर कंट्रोल का मतलब कंट्रोलिंग, मतलब वॉच, ऑडिट, मॉनिटर, फीडबैक लिया उनसे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और सब हमने कंट्रोल में ले लिया और रुकवा दिया। कोऑर्डिनेट का मतलब आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट करना मतलब एक साथ काम करना, हर सारी चीज़ों को हार्मनी में लाना, हार्मोनाइज करना एक्टिविटीज़ को। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार लो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारी ये PO-CCC। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, डिवीजन ऑफ वर्क ना हर कोई देता है, टेलर ने भी दिया था, तो क्लासिकल थिंकर्स जो जितने भी हैं आज हम जो करेंगे उसमें सभी ने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है, याद रखना। चाहे उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, पर वो बार डिवीजन ऑफ वर्क ही करते हैं। जैसे इन्होंने स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है वो आप टेलर वाली वीडियो में देख सकते हो, तो जिसने नहीं देखी पहले टेलर देखना और फिर ये वीडियो देखना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डिसिप्लिन। आप खुद सोच लो ना, आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर लो, 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताती जाऊंगी, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द उससे अलग हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क पूछ लेता है, यूनिटी ऑफ कमांड जिसमें सिर्फ एक ही सुपरवाइजर होता है, जो टेलर ने भी बोला था। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, वन प्लान फॉर ईच एक्टिविटी, कि हर एक्टिविटी के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ प्लान करनी है। ऐसे नहीं कि आप एक एक्टिविटी के लिए आप 10 प्लान बना दो, एक ही कोई अच्छा बेस्ट प्लान बनाओ और उसी को फॉलो करो, तो वो डायरेक्शन होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। अब जो कमांड कौन देता है, हमारे जनरल साहब, आर्मी के जनरल आते हैं ना, वो कमांड देते हैं, वो आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में परेड करनी है, मान लो। ठीक है, डिसिप्लिन, आर्मी वाले बहुत डिसिप्लिन होते हैं भाई, तो जनरल जो फ्योल है वो डिसिप्लिन है। फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, तो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको सबके हित में सोचना है, चाहे आप आर्मी में हो कहीं भी हो, तो आप एज अ जनरल सिर्फ अपने आप को थोड़ी देखेगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ी देखेगा, जनरल इंटरेस्ट को भी देखेगा ना। और जनरल से तो यहाँ पे जनरल भी आ रहा है, देखो जनरल फ्योल और जनरल इंटरेस्ट, तो वैसे भी याद हो क्या, प्लस जनरल का मतलब होता है कि इन जनरल सोचना, सबके बारे में सोचना। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट रखो, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखो और जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखो, जो कि होना भी चाहिए, मोरली भी चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल,
फेयर एंड सेटिस्फैक्ट्री, जो आपके पर्सनल्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको अच्छा सैलरी दो, अच्छी वेजेस दो, फेयर वेजेस दो, सेटिस्फैक्ट्री वेजेस दो। सेंट्रलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे जनरल जो होता है हमारा सेंटर में होता है और वो बाकी सबको कमांड करता है सेंटर से, तो सेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है। स्केलर चेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर चेन इज इंपॉर्टेंट इन दिस, लाइन ऑफ अथॉरिटी डायरेक्टली टॉप टू बॉटम, कि ऊपर से ऑर्डर आएगा नीचे वाले बंदे के पास, ठीक है, जो फील्ड वर्क कर रहे हैं आर्मी वाले, ठीक है, छोटे लेवल पे है, उनको ऑर्डर आएगा ऊपर से, ठीक है, जो ऑफिसर से, देन ऑर्डर आएगा, यहाँ पे लिखा ऑर्डर आएगा यानी कि ऑर्डर आ रहा है, तो मतलब 10th हमारा ऑर्डर। देन इक्विटी, इक्विटी मतलब समानता, ठीक है, और एक होता है इक्वालिटी और एक होता है इक्विटी, दोनों अलग अलग बातें हैं। इक्वालिटी मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी देना, और इक्विटी मतलब जो कम वेल ऑफ है या जो ज़्यादा करीब है उस पर ज़्यादा फोकस करना और जो रिच है उस पर कम फोकस करना, ठीक है, वो होती है इक्विटी, जिसमें अफर्मेटिव एक्शन बोल सकते हैं एक तरीके से। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ताकि जो आपके वर्कर्स हैं आपके साथ अच्छे से काम करें तो उनका टेन्योर आप सिक्योर रखो, ऐसे नहीं कि जब मर्जी मन किया हटा दिया। इनिशिएटिव, ठीक है, और 14th ये जो सबसे यूनिक पॉइंट है, एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब भी पीवाईक्यू में बहुत बारी पूछा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, हार्मनी एंड यूनियन अमॉन्ग पर्सनल, तो जो आपस में जो लोग हैं, जो पर्सनल्स हैं या वर्कर्स हैं, वो आपस में हार्मनी में रहे और यूनिटी के साथ रहे, या यूनियन बनाकर रहे, उसका मतलब होता है एस्पिरिट द कॉर्प्स। तो ये कॉर्प्स जो हैं वो जनरल से रिलेटेड है, ये टर्म कॉर्प्स, ठीक है, तो एस्पिरिट द कॉर्प्स is related to our Henry Fayol or General Fayol. Next, so जनरल फयोल से दूसरा क्वेश्चन, जो कि डेप्थ में जब अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं तो हम कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। एडम स्मिथ की राइटिंग से बहुत इंस्पायर थे हमारे जो हेनरी फयोल थे, वो एडम स्मिथ से इंस्पायर थे। एडम स्मिथ का कौन सा कॉन्सेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, तभी डिवीजन ऑफ लेबर से इंस्पायर होकर वो डिवीजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट देते हैं। जनरल फयोल यानी कि हेनरी फयोल डिवीजन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट देते हैं, एडम स्मिथ से इंस्पायर हो गए। एडम स्मिथ आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं, तो इससे इन्होंने इंस्पायर्ड हुआ था। अब इसको याद कर सकते हो कि जो हमारे जनरल साहब है वो अदाम से या एडम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट भी कौन देते हैं, हेनरी फयोल देते हैं, कि आपने सुना होगा पीवाईक्यू में काफ़ी बारी आया भी हुआ है। गैंग प्लैंक का मतलब भी पूछा हुआ है कितनी बार, तो यही सेम लाइन लिखी हुई थी तो मैंने वो लिख दिया, लेवल जंपिंग एंड टू अवॉइड अननेसेसरी डिले इन डूइंग वर्क। अब जैसे इसमें मान लो ये गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपकी एक अथॉरिटी पे है, यहाँ पे कुछ है जैसे ए बी सी और डी, यहाँ पे आपके और भी वर्कर्स हैं ई एफ जी एच, ये सारे वर्कर्स हैं और सबसे ऊपर है हमारा बॉस, ठीक है। अब आपको मान लो ए पर्सन जो है और ई पर्सन सेम डिपार्टमेंट में है, सेम लेवल पे काम करते हैं, मतलब एक तरीके से उन दोनों का स्टेटस सेम है, लेकिन अगर उनको ए को ई से कोई बात करनी है, ठीक है, या उसको कोई वर्कर को दूसरे वर्कर से अपना काम निकलवाना है या उससे कोई कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं पर वो सामने मतलब बात नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ता है कि ए से बी तक पहुंचाएगा अपनी बात, फिर बी सी तक पहुंचाएगा, सी डी तक, फिर बॉस के पास जाएगी, फिर बॉस अपने मैनेजर को ऑर्डर देगा, फिर ये जी, फिर एफ और फिर वापस ई के पास आएगी। अब देखो कितना बड़ा प्रोसेस था, राइट। तो और फिर ऐसे करते करते आपको डिले भी हो गया, डिसीजन लेने में क्या हो गया, डिले हो गया। तो गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप लेवल जंप कर सकते हो, कि सीधा आप इन तक ऐसे ऐसे पहुंचाने से अच्छा है कि सीधा ए जो है वो ई के पास चला जाए और वहां पे जाके उससे बात कर ले, ठीक है, ये ए ई के पास चला जाए और यहाँ पे जाके इससे बात कर ले डायरेक्ट, तो ये होता है लेवल जंपिंग, ठीक है। ये एक तरीके से देखो प्लैंक बन गया ना, ये आपकी इतनी बड़ी गैंग थी और ये प्लैंक होता है ना ऐसे सीधा सा, ये प्लैंक बन गया और आपने सीधा सीधा से बात कर ली। इससे क्या होगा कि जो आपको काम करने में डिले हो रहा था वो अब नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत गंदा हो गया वैसे तो, गुच्चर मुच्चर, पर ठीक है आपको अब समझ आ गया होगा गैंग प्लैंक क्या होता है। तो ये भी हमारे जनरल फयोल ने दिया था कि भाई आर्मी का काम है, आर्मी पे कभी भी अटैक हो सकता है, तो अटैक में डिले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफेंस मोड करने के लिए आपको डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए कि आर्मी के डिसीजन तो फटाफट लेने चाहिए, नहीं तो पता चले जब तक आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही रहे हो कि भाई पाकिस्तान अटैक करने वाला है और तब तक आपकी बात पहुंची, तब तक अटैक भी हो गया, मर भी गए और स्यापा मुक गया, तो वैसे नहीं करना। चलो नेक्स्ट थिंकर आ जाते हैं, खुश हो जाओ कि हेनरी फयोल खत्म हो गया। लूथर गुलिक, गुलिक और अरबिक का नाम मुझे पता है एक साथ आता है, पर पहले हम गुलिक करेंगे फिर गुलिक और अरबिक साथ में कर देंगे। क्लासिकल थ्योरी रीच्ड इट्स पीक इन 1937,
तो क्लासिकल थ्योरी अपनी चरम सीमा पे 1937 मुझे हिंदी नहीं पता सॉरी, तो 37 में पहुंची। और ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, वरना मैं नहीं करती। ये डेट आ चुकी है इसलिए की है। तो 37 में हम साथ साथ हैं, चला साथ लिखा है ना लास्ट में, 3 लोग साथ में चले क्या करने, पेपर लिखने। ठीक है, आपके 3 फ्रेंड्स हैं और आप 3 फ्रेंड्स साथ में गए, 3 फ्रेंड्स कहाँ गए, साथ में गए पेपर लिखने के लिए। एग्जाम था आपका, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम था या साइंस का एग्जाम था। तो ये याद रखो, ये दोनों ने एक साथ लिखी है, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गुल्लिक और अरविक ने एक साथ लिखी थी। तो मैंने बोला ना 3 लोग साथ में गए, अब ये 3 लोग तो है नहीं, ये तो 2 ही लोग हैं, गुल्लिक और अरविक। तो मान लो 3 लोग साथ में जाने थे, एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया एंड मोमेंट पे, वो नहीं आया, तो अब 2 लोग गए। तो गुल्लिक और अरविक साथ में गए पेपर देने ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन गुल्लिक एंड अरविक फर्दर एलैबोरेटेड द आइडिया ऑफ हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल जो हम पीछे पढ़ा, हेनरी फ्योल को ही आइडिया को वो आगे लेकर चलते हैं और उसी के आइडिया को वो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करते हैं वो, दे ट्राई टू डेवलप अ न्यूट्रल प्रिंसिपल्स। तो वो न्यूट्रल प्रिंसिपल्स लाने की कोशिश करते हैं, बेस्ड ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिजाइन, कि हमारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हो, जैसे 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के थे, तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हो, न्यूट्रल हो लेकिन वो, ताकि उसमें कोई भेदभाव या पार्शियलिटी ना हो, और वो प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करें कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बहुत फनी ट्रिक से ये 4P फार्मूला याद कराती हूँ। चलें, आर यू रेडी? चलो 4P फार्मूला। अच्छा, गुल्लक, गुल्लिक से आपको याद आ रही है गुल्लक, जिसमें आप पैसे रखते हो। गुल्लक में आपने क्या रखा, 4 पैसे रखे। अब बहुत पुराने जमाने के बच्चे हैं, वो तो पैसे ही रखेंगे, रुपए तो अब आए हैं ना, पहले पैसे होते थे। तो गुल्लक में आपने क्या रखे, 4 पैसे रखे, कि मैं टॉफी लेने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए आपने वो 4 पैसे रखे। तो आपके जो 4 पैसे थे वो 4 चीज़ों के लिए थे। हर पैसा आप किस चीज़ पे खर्च करोगे, अब वो सुनो। पहला 4 पैसे आपने इकट्ठे करे, एक छोटा सा बच्चा इमेजिन करो, बेचारा वो अपनी गुल्लक में पैसे डाल रहा है। ठीक है, तो पहला पर्पस, किसी ना किसी पर्पस के लिए वो पैसा होगा, सही बात है कि नहीं, कुछ ना कुछ उससे आपको खरीदना होगा, कोई पर्पस होगा ना, तभी तो इकट्ठे कर रहे हो आप। उस वो क्या होता है, पर्पस यानी कि हमारे फंक्शन, कि हम क्या उससे फंक्शन करेंगे, क्या लेंगे, क्या चीज़ें लेंगे। या आप ऐसा याद रखो कि आपको किसी फंक्शन में जाना था, उसके लिए आपको ड्रेस खरीदनी थी, फंक्शन में जाने के लिए ड्रेस खरीदनी थी, ये आपका पर्पस था। तो पहला पैसा हुआ फंक्शन के लिए। दूसरा पैसा यानी कि हुआ प्रोसेस, यानी कि स्किल्स। दूसरा पैसा क्या हुआ, प्रोसेस के लिए, मतलब कि आपको सोचा कि चलो मैं दूसरे पैसे से ना कोई स्किल एक्वायर करूंगा, मैं कोई कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर लूंगा या सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लूंगा और स्किल एक्वायर करूंगा, ताकि मेरे को आगे जाके अच्छी कमाई हो। तो दूसरा P हो गया प्रोसेस। तीसरा हो गया पर्सन, पर्सन यानी कि क्लिंटल, ठीक है, क्लाइंट से रिलेटेड, कि अब आपने वो पैसा, तीसरा पैसा जो था वो बचा के रखा किसी पर्सन के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए आपने वो तीसरा पैसा बचा के रखा किसी पर्सन के लिए। चौथा पैसा आपने रखा प्लेस, यानी कि एरिया, कि आपने सोचा चलो ये मैं अपने पर्सन के लिए बचा के रखता हूँ, मैं उससे मिल लूंगा और फिर उसको ना किसी अच्छी जगह पे घुमाने ले जाऊंगा। तो चौथा पैसा आपने लगा के रखा प्लेस। अच्छा, आपने किन किन लोगों ने पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग खेली होगी बचपन में, जिसमें वो एक नाम लिखते थे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का, खेली है ना। तो वैसी पर्सन और प्लेस आखिरी में। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए पर्पस, दूसरा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रोसेस, स्किल गेन करना। अब आप फंक्शन में जाओगे, सबसे पहले आपका फंक्शन आने वाला है, आपका कोई पर्पस है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, अब आपकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उसको बनाने से पहले आप सोचोगे ना, यार मेरी ये गर्लफ्रेंड क्यों बनेगी, पहले मेरे पास स्किल होगी तभी तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या बॉयफ्रेंड बनेगा। तो मैं अच्छी स्किल्स अपना लेता हूँ, फिर उस पर्सन से मिलने जाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको क्रोनोलॉजी याद करा रही हूँ, ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, ये ऐसे मजाक में मत लो इसको। तो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, पहले आप पर्पस होता है आपका उस पैसे को इकट्ठे करने का, फिर प्रोसेस मतलब स्किल, आप किसी प्रोसेस को फॉलो करते हो ताकि मैं अच्छी स्किल एक्वायर करूं और मेरी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आए। तो तीसरा आएगा फिर पर्सन, और फिर लास्ट में आप उसको अच्छी जगह घुमाओगे, प्लेस। हो गया यार, अब कभी मत भूलना। गुल्लिक 7 एलिमेंट्स ऑफ, हम गुल्लिक नहीं, जो हमारे गुल्लक में हमने वो 4 पैसे रखे। अब उन 4 पैसों से हमने 7 फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते थे, ठीक है। क्या कौन कौन से फंक्शंस थे वो, पॉज़कॉप, POSDCORP, पॉज़कॉप तो सबने पढ़ा होगा हमेशा, इसके लिए तो ट्रिक ही यही है, यूनिवर्सल ट्रिक है, तो मैं तो क्या ही बताऊं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। बस इसमें एक याद रख लो कि कोऑर्डिनेटिंग से कुछ बच्चे कॉपरेशन लिख देते हैं और वहाँ पे वो कंफ्यूज कर देता है कि कॉपरेशन कोऑर्डिनेटिंग में, तो बस ये याद रखो, CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। अब याद कर सकते हो कॉर्डी को ऑडी से, ऑडी कार तो सबको पसंद होगी, तो ऑडी कार में आप घूम रहे हो, ऑडी, कॉर्डी, ऑडी और कॉर्डी,
तो ताकि आपको कॉर्पोरेशन वर्ड दिमाग में आई ना, आपको गुल्लक से ना, गुल्लक में जो पैसे रखे थे ना, आपको उससे ऑडी लेनी थी, मान लो आपको उससे ऑडी लेनी थी यानी कि कॉडी, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ताकि आपको कॉर्पोरेशन या सीईओ आप किसी और चीज़ से कंफ्यूज ना करो। गुल्लिक जो थे वो प्रेसिडेंट थे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ये आपने बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये फैक्ट, पर ये आ चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है। बहुत पुराने पीवाईक्यू में देखा था कि अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के या अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन थे प्रेसिडेंट, तो गुल्लिक थे। गुल्लिक कैसे याद रखोगे कि आप उस गुल्लक में जो आपने पैसे रखे ना, उससे आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। अरे भाई 4 पैसों से क्या क्या ही करोगे मैम, आप भी ना, कोई नहीं, चलो याद तो कर ही सकते हैं कि गुल्लिक जो थे वो गुल्लक में रखे जो 4 पैसे थे, 4 पैसों का मैंने आपको पर्पस बता दिया कि क्या ये 4 पैसे हमने क्यों यूज़ करे। लेकिन गुल्लक में 4 पैसे डालने के बाद और भी पैसे तो डालोगे ना, तो और पैसे उसने डाले, सोचा कि मैं इतने पैसे लेकर ना अमेरिका जाऊंगा और प्रेसिडेंट बनूंगा वहाँ का। तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन अमेरिका का प्रेसिडेंट तो नहीं बन पाए, पर उनकी पॉल साइंस इतनी अच्छी थी कि वो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गए। प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि गुल्लिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर हैं, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी वो प्रेसिडेंट थे। देन डिवीजन ऑफ वर्क इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले में आ सकता है, या आपको वैसे पूछ लेगा कि डिवीजन ऑफ वर्क इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने बोला था, तो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा मतलब, और बोल देगा। तो गुल्लिक इसका करेक्ट आंसर होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है। मेजर वर्क क्या क्या है इसके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2, मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि अब आपको पता समझ आया मैंने जब बताया था कि क्लासिकल थ्योरी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुई थी। तो आप मान लो कि जो हमारे गुल्लक में पैसे रखे थे, हम अमेरिका तो गए, पर हमने देखा अरे यार यहाँ पे तो कुछ फायदा नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, ठीक है, अब मैं क्या ही करूँ। तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 आपको याद रहेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड गुल्लिक की बुक है, क्योंकि हम गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके एक तो अमेरिका गए थे प्रेसिडेंट बनने, प्लस वहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और यहाँ पे लिखा है अमेरिकन आइडियाज, मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज, तो अमेरिका वो गया था गुल्लिक, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिकन आइडियाज के बारे में गुल्लिक ही बोल सकता है। नेक्स्ट, गुल्लिक के 10 प्रिंसिपल्स हैं और उर्वी के 8 प्रिंसिपल्स हैं, यही डिफ्रेंशिएशन है, आमने सामने लिखे हुए हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेना। गुल्लिक के 10 प्रिंसिपल्स में डिवीजन ऑफ वर्क सब में आता है। 4P फॉर्मूला जो भी मैंने आपको बताया वो कौन से प्रिंसिपल में दिया था, ये पूछ सकता है। तो 4P फॉर्मूला उन्होंने दिया था बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि डिपार्टमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, हर डिपार्टमेंट किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू जाता है, हर डिपार्टमेंट के पर्सन यानी कि क्लाइंट, हर डिपार्टमेंट का क्लाइंट अलग अलग होता है, और हर डिपार्टमेंट का प्लेस यानी कि एरिया, जो जैसे फील्ड वर्क वाले हैं तो उनका प्लेस अलग होगा, दूसरा डिपार्टमेंट अलग जगह पे होगा, तीसरा डिपार्टमेंट अलग जगह पे होगा तो ये सेकंड हो गया। थर्ड, कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की। अब किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो हायरार्की तो होती है बॉस से लेकर नीचे तक। देन डेलिब्रेटिव कोऑर्डिनेशन जो कि होता है तो आइडियाज़ के थ्रू, कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, आइडियाज़ के थ्रू। कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे, कमिटीज़ के थ्रू। डिसेंट्रलाइजेशन, अच्छा सेंट्रलाइजेशन किसका था, हेनरी फ्योल का, इफ़ यू रिमेंबर। इसी में ये कंफ्यूज कर देगा, मैं पहले बता रही हूँ, पीवाईक्यू आ चुका है, और मैंने गलत तो नहीं किया था, पहले मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने नहीं गलत किया था, बट बहुत बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि मैंने तो ट्रिक के साथ याद किया था, तो मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि जो हमारे जनरल फ्योल थे वो तो सेंट्रलाइजेशन में मानते थे ना, कि मैं भाई सेंटर में रहूँगा और सबको गाइड करूँगा, लेकिन जो हमारे गुल्लिक थे वो डिसेंट्रलाइजेशन में मानते थे। तो हेनरी फ्योल सेंट्रलाइजेशन और उसका डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों इनके प्रिंसिपल्स में फर्क है। यूनिटी ऑफ कमांड, स्टाफ एंड लाइन, डेलीगेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये हो गए हमारे 10 प्रिंसिपल्स को लिख के। देन अच्छा, डेलीगेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत हद तक मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, ठीक है। स्टाफ एंड लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफ एंड लाइन आप अभी आप आगे हम पढ़ेंगे मुनियन रैली में भी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मुनियन रैली में भी स्टाफ एंड लाइन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और गुल्लिक ने भी स्टाफ एंड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था अपने 10 प्रिंसिपल्स में। डेलीगेशन, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करना, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ओके, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी किसका है, गुल्लिक का है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में बहुत बड़ा अंतर है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम डिवीजन ऑफ पावर करते हैं, सबको अपना अपना काम दे देते हैं, और डेलीगेशन में हम अपना काम किसी और को सौंप देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो होता है डेलीगेट, कि आप पे इतना सारा बर्डन आ गया तो आप कुछ काम अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन को डेलीगेट कर दोगे, ठीक है, अपनी अथॉरिटी दूसरों को दे दोगे कुछ टाइम के लिए, तो वो डेलीगेशन होता है। देन उर्विक के 8 प्रिंसिपल्स, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क पहला सेम, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन तो इसमें क्या था, उर्विक, ठीक है, वीक था ये, उर्विक यानी कि वीक, वीक मतलब कमज़ोर। तो कमज़ोर पर्सन जो है हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी ठीक होना है। और वीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वीक पर्सन जो है कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता, वीक, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कैलर प्रिंसिपल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, अभी आगे पढ़ेंगे भी स्कैलर प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो जैसे हेनरी फेयॉल और टेलर एक सुपरवाइजर की बात करते थे, लेकिन जो उर्विक है वो 5 से 6 सुपरवाइजर की बात करते हैं। जैसे वैसे इसमें भी स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी सुपरवाइजर से रिलेटेड होता है कि आपका जो काम है वो कितने लोग हेड करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने टेलर और 8 फंक्शनल फॉर्मेनशिप पढ़ा था, 8 लोग थे ना उसमें, लेकिन वो बोलता है कि पावर जो है एक की बात होनी चाहिए, सुपरवाइजर एक ही होना चाहिए, पर जो टेलर है वो मेन होगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में यहाँ पे ये बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बाकियों से अलग है क्योंकि ये पॉइंट कि ये 5 to 6 सुपरवाइजर्स की बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है या फिर आ भी सकता है। और वे कितनी जो है, क्योंकि जो एक वीक बंदा होता है उसको कम से कम 5-6 लोग तो लगते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, तो ऐसा याद रख लो। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एट ऑल लेवल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को इक्वल। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि हर लेवल पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है को इक्वल होनी चाहिए, ये होता है कॉरेस्पॉन्डेंस। देन प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, दिस इज यूनिक प्रिंसिपल। क्लियरली मतलब डेफिनेशन मतलब क्या, आपको उनकी ड्यूटीज, उनका कोवर्कर के साथ रिलेशनशिप, सब कुछ आपको उनको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन और वीक का, ठीक है, क्योंकि जो वीक पर्सन है उसको हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है, हर उसके साथ बहुत ज़्यादा वीक के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कॉरेस्पॉन्डेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कैलर प्रिंसिपल, दिस ऑल आर रिलेटेड टू ओरविक, ठीक है। स्कैलर प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग से पॉइंट याद रखना, और बस चौथा और पांचवा याद रख लो अच्छे से, तो ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो स्कैलर प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर से नीचे तक फ्लो करती है, ठीक है, तो उसी को हम स्कैलर प्रिंसिपल बोलते हैं, और उस पर लीनियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो पहले मैंने सोचा आगे दूसरे थिंकर में बता दूंगी कि स्कैलर का जो स्कैलर प्रोसेस है एक और थिंकर ने दिया है, तो लेकिन यहाँ पे मुनियन रैली ने दिया है शायद, बट लीनियर होना चाहिए। और लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें अनब्रोकन चेन होती है कि ऊपर से ऑर्डर फ्लो करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, एक स्केल में। तो वो हो गया हमारा उर्विक का स्कैलर प्रिंसिपल। नेक्स्ट उर्विक का अलग से भी पढ़ लेते हैं। ये मेजर की रैंक पे थे, आर्मी में अलग अलग रैंक होती है ना, तो ये मेजर की रैंक में थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, और उर्विक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ट्रेजरी एडवाइजर टू ट्रेजरी थे, ठीक है, कंसल्टेंट भी थे, एडवाइजर भी थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पर जैसे कि इनकी थिंकिंग जानने के लिए इनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। दूसरा, स्प्रेड मैनेजमेंट एजुकेशन इन वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने मैनेजमेंट की एजुकेशन दी। और उर्विक के हैं 29 प्रिंसिपल्स, जो उन्होंने बुक लिखी थी द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी मत भूलना कि 14 प्रिंसिपल्स फयोल ने दिए हैं, 10 प्रिंसिपल्स गुलिक ने दिए हैं, और उर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, और उर्विक ने ही 29 प्रिंसिपल्स, इतने सारे प्रिंसिपल हमें याद करने की जरूरत नहीं है, 8 याद रख लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। 8 में भी जो 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट बताए। और किस बुक का नाम याद रख लो, पर द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसकी बुक है, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उर्विक की बुक है। और इन्होंने इन जो 29 प्रिंसिपल्स दिए थे ना, उसमें क्या क्या किया था, उसमें उन्होंने टेलर के प्रिंसिपल्स, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर के प्रिंसिपल्स थे, फेयॉल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे, मुनियन रैली के जो प्रिंसिपल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे वो, एमपी फॉलेट के आइडियाज लीडरशिप अथॉरिटी, मैंने एमपी फॉलेट का एक छोटू सा 1 मिनट का प्लेलिस्ट में वीडियो भी बनाया है, वो देख लेना, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ऐसा करूंगी ताकि आप वो 1 मिनट में आपको एमपी फॉलेट की सारी बुक्स ट्रिक्स के साथ याद हो जाएंगी। एमपी से हमने पूरा याद किया है, वो स्पीकर से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला। और ग्राइकुनाज के आइडियाज भी इन्होंने लिए थे, ठीक है। ग्राइकुनाज भी एक थिंकर थे, उन्होंने स्पैन ऑफ कंट्रोल का आइडिया दिया था, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। तो इसी के स्पैन ऑफ कंट्रोल के इसी आइडियाज को इसने फॉलो किया और अपनी प्रिंसिपल्स में भी आइडिया दिया, जिसमें वो सबॉर्डिनेट की जो ग्राइकोनास है, आई थिंक ये टर्म ना, ये जो बंदा है इसके बारे में मैंने पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं देखा है, चाहे वो उसका करेक्ट आंसर नहीं था पर मैंने देखा था कहीं, या मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा था। तो ये भी आप याद रख लो
कि इन सब के प्रिंसिपल्स को मिला के, इन सब के आइडियाज़ को मिला के इसने 29 प्रिंसिपल्स दिए थे। और ये जो ग्राइकोनाज है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे जैसे सबऑर्डिनेट बढ़ते हैं वैसे वैसे एक जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पावर है, मतलब जो उसके साथ जो कंट्रोल करने वाले हैं वो भी बढ़ते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि ग्राइकोनाज का आइडिया उर्विक ने लिया था। तो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो हो सकता है कि नेक्स्ट में ये आ जाए। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था कि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। अच्छा, लिंडल उर्विक के मेजर वर्क ये आ चुके हैं। मैनेजमेंट ऑफ टुमारो PYQ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ टुमारो किसकी है? उर्विक की है। तो अब जो वीक है, विक मतलब वीक, जो एक वीक बंदा होता है उसका पता नहीं कि वो कल देखेगा कि नहीं, इतना वीक है, इतना वीक है कि वो बेचारा बंदा कब मर जाए कुछ पता नहीं, तो आने वाला कल देखेगा कि नहीं पता नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ टुमारो। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये गुल्लिक के साथ उसने लिख के दी थी, मैंने आपको याद करा दिया कि गुल्लिक और अरविक जो थे तीन लोग साथ में मिलकर पेपर देने गए थे। तो पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 33 टुमारो, ठीक है। इसमें डबल आर आ रहा है तो आर तीन है, आर 33। द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1940 की बुक है। अच्छा, ये भी PYQ है। मैंने गलती से साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ के सब लोग टेलर पे टिक लगा के आ गए थे, तो ये एक वो था, कैसे होता है ना फंसाने वाले क्वेश्चन, कि लगता तो है लड्डू क्वेश्चन है पर फंसा देते हैं। तो मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लो, उर्विक ने दी है, याद रखना। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन उर्विक ने दी है। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताई जिसमें उसने 29 प्रिंसिपल्स दिए थे, 43 में उर्विक ने दी है। बस दो तो और याद रखनी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये दो अलग से याद रख लो, इसकी कोई ट्रिक ऐसा बन नहीं रही है पर ठीक है। नैमिक, हाँ नैमिक की तो बन रही है कि एनोमिक होता है, एनोमिक मतलब होता है डिसीज, और जिस बंदे को डिसीज होती है वो वीक हो जाता है, तो एनोमिक या वैसा कुछ, ठीक है। या मतलब याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1940 का ये बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मुनियन रैली पे हम आ गए, लास्ट थिंग का, शुक्र है ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। फर्स्ट इन USA टू फॉर्मुलेट द क्लासिकल थ्योरी इन 1931। तो पहला बंदा जिसने क्लासिकल थ्योरी USA में दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुनियन रैली ने दी थी। व्हेन देयर बुक ऑनवर्ड इंडस्ट्री वाज पब्लिश्ड, तो ऑनवर्ड इंडस्ट्री में इन्होंने ये बुक दी थी। अब मैंने ये कैसे याद किया था, ऑन दिख रहा है आपको मुन्नी में और इसकी बुक में ऑन, ऐसे याद कर लिया था। आंखें बंद करो, अरे करो ना 1 मिनट के लिए, कर लिया आंखें बंद। अब आप मुन्नी को अपने सामने लेकर आओ और ऑनवर्ड को अपने सामने लेकर आओ, दोनों में ऑनवर्ड आ रहा है, विजुअलाइज करो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक वीडियो भी बनाया था मैंने 1 मिनट का, जिसमें मैं आपको बोल रही थी कि 3 लर्निंग मंत्रा, क्योंकि इस चैनल का नाम भी लर्निंग मंत्रा है, तो मैं हमारे लर्निंग मंत्रा है क्या, तो 3 लर्निंग मंत्रा आप देख सकते हो वहाँ पे उस वीडियो में, लिंक में डाल दूंगी कमेंट में। तो ऑनवर्ड इंडस्ट्री मुन्नी की है, मुनियन रैली की, मुनियन रैली का नाम एक साथ ही आता है, तो ऑन और मुन्नी में भी आ रहा है ऑन, वॉज पब्लिश। और इन्होंने ये USA में पहले टिंकर थे, तो मुनि होते हैं ना ऋषि मुनि टाइप्स, तो ऋषि मुनि जो USA में पहला ऋषि मुनि आया वो थे मुनियन रैली, क्योंकि वो पहले क्यों थे, क्योंकि वो पहले बार USA में क्लासिकल थ्योरी आई थी 31 में। लेटर 1939 में थे पब्लिश द सेम बुक अंडर अ न्यू टाइटल। अब इस ऑनवर्ड इंडस्ट्री का नाम बदल के, बुक सेम है, सब कुछ सेम है, नाम बदल दिया और लिख दिया प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑनवर्ड इंडस्ट्री ही रहने देते तो सही था, नहीं क्योंकि हमें ट्रिक भी याद हो गई थी, पर ठीक है ये भी आ सकता है, या बोल देगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी है वो बता दो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुनियन रैली की है, जो कि ऑनवर्ड इंडस्ट्री का नाम ही उन्होंने बदल दिया था। इसके लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके लिए ट्रिक बनाऊंगी तो बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें सेम लाइन सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो अलग से याद रहेगा भी नहीं, तो आपको 2-3 बार इसको तो रटना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक है मुनियन रैली की। मुनियन रैली के 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को ट्रिक याद आए तो कमेंट में बता देना कि हाँ मैम ये ट्रिक बन सकती है। तो कोऑर्डिनेशन स्केलर प्रोसेस जो मैं आपको बता रही थी, और किसने दिया था, गुल्लिक नहीं सॉरी अरविक ने भी दिया था ना स्केलर चेन वाला। तो कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और लाइन एंड स्टाफ। तो स्केलर प्रोसेस यानी कि वही हायरार्की को वो स्केलर प्रोसेस बोलते हैं, ये PYQ है कि स्केलर हायरार्की को स्केलर प्रोसेस किसने बोला है, तो मुनियन रैली ने बोला है, वही लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात की है उन्होंने। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि हर थिंकर, क्लासिकल थिंकर, हर थिंकर डिवीजन ऑफ वर्क की बात करता ही है, या फिर स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ वर्क आए या स्पेशलाइजेशन में आए, दोनों ही सिनोनियम है। और जो मुनियन रैली ने अलग से जो वर्ड दिया इसके बदले में, वो था फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि हर बंदे का फंक्शन अलग अलग होता है, तभी तो हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं ना, कि हर बंदे को अलग काम देंगे। लाइन एंड स्टाफ,
ठीक है। और लाइन एंड स्टाफ भी किसका है, मुनियन रैली का भी है। और लाइन एंड स्टाफ हमने अभी किस में पढ़ा था पीछे, उर्विक में सॉरी गुल्लिक में भी पढ़ा था। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, CFL बल्ब सुना है आपने, CFL बल्ब। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, मुनि यानी कि ये, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके दिमाग की बत्ती जल गई, ये ऐसे बनाते हैं ना बल्ब, हाँ, तो उनके दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने ये 4 प्रिंसिपल दिए CSFL। ठीक है, अब CFL की जगह बस S और लगा दो, CSFL। तो कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, स्केलर और लाइन एंड स्टाफ तो यूनिक फीचर्स हैं, तो ये याद ही रखना। ठीक है, अब हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन में डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन का उसका मतलब क्या था। तो डेप्थ में अगर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से आ सकता है, वरना यू कैन स्किप दैट पार्ट अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स डेप्थ क्वेश्चन के लिए दूसरा कोई पढ़ेगा तो वो दे देगा अगर आ गया इस बार तो। जनरल एंड कर्नल का बीच का डिफरेंस बताया था उन्होंने फंक्शनल डिफरेंशिएशन में, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क वो कर रहे हैं किस किस के बीच में कर रहे हैं, तो अपने वर्क को डिवाइड कर रहे हैं वो एक काम होगा जनरल का और दूसरा काम होगा हमारे कर्नल का, सॉरी कर्नल का काम होगा इज वन ऑफ द ग्रेडेशन इन अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी से अथॉरिटी में ग्रेड अप करने के लिए, जिसको वो स्केलर प्रोसेस भी बोलते हैं। स्केलर इसलिए है ना, जनरल फिर कर्नल्स, कर्नल के ऊपर जनरल जो भी होता है, तो वैसे स्केलर प्रोसेस चल रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी आ रही है। ठीक है, और अथॉरिटी में हम ग्रेड अप कर रहे हैं, तो ग्रेडेशन इन अथॉरिटी जनरल और कर्नल का कॉन्सेप्ट मुनियन रैली का था। देन डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर ऑफ इन्वेंट्री और फंक्शनल डिफरेंशिएशन में भी उन्होंने बोला कि एक ऑफिसर ऑफ इन्फेंट्री होता है जो कि इन्फेंट्री की देखभाल करता है और दूसरा एक आर्टिलरी की देखभाल करता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन में डिफरेंस, इस ऑफिसर का फंक्शन अलग होगा और आर्टिलरी वाले ऑफिसर का फंक्शन अलग होगा जो उसकी देखभाल कर रहा होगा। तो ये हो गया फंक्शनल डिफरेंशिएशन। और ये एक होता है ग्रेड में, यानी कि हमारे स्टेटस में एक डिफरेंशिएशन कि एक जनरल के लेवल पे और एक कर्नल के लेवल पे। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएशन होता है फंक्शनलिज्म। अच्छा, मुनियन रैली के अकॉर्डिंग फंक्शनलिज्म का क्या मतलब था, ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि फंक्शनलिज्म का मतलब मैंने कहीं गूगल से लिखा हो, ये जो फंक्शनलिज्म का मतलब है ये मुनियन रैली ने दिया है, ये याद रखना। तो मुनियन रैली के अकॉर्डिंग फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द काइंड ऑफ ड्यूटीज। सिंपल सी बात है, अलग अलग फंक्शन अलग अलग ड्यूटीज। दे सेड दैट, वो दोनों ये बोलते हैं कि ऑल जॉब्स इन्वॉल्व वन ऑफ द 3 फंक्शन, कि हर जॉब में 3 फंक्शंस होते हैं या 3 में से एक फंक्शन तो पक्का पक्का होता ही है। पहला डिटर्मिनेटिव फंक्शन, कोई भी जॉब में जाओगे तो उसका कोई ना कोई गोल होता है। ठीक है, तो उसमें हम गोल सेट करते हैं, डिटर्मिनेटिव फंक्शन बोलते हैं उसको। एप्लीकेशन फंक्शन, अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप कोई ना कोई चीज़ एक्टिविटीज़ को अप्लाई करते हो, उसके लिए एक्ट करते हो। ठीक है, अप्लाई करना भी जरूरी है ना, जो डिसीजन प्लान लिंक लिया, तो एप्लीकेशन। देन इंटरप्रिटेटिव फंक्शन यानी कि डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और जब आप उस गोल को अचीव कर लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कोई डिसीजन मेकिंग भी करते हो, तो इंटरप्रिटेटिव। ठीक है, तो DAI ये 3 फंक्शंस होते हैं मुनियन रैली के हिसाब से हर उसमें। ठीक है, इसलिए वो उन्होंने इसमें बताया था फंक्शनल डिफरेंशिएशन में। डिवीजन ऑफ वर्क मैंने आपको नहीं समझाया, वो आपको पता ही है, डिवीजन ऑफ वर्क कह रही हूँ, सॉरी, जिससे पहले था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो सबको पता ही है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन में ये यूनिक पॉइंट थे तो ये बता दिया। और S मतलब स्केलर प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया क्या था, तो स्केलर के लिए भी स्लाइड नहीं बनाई, लाइन एंड स्टाफ के लिए स्लाइड बनाई है क्योंकि इससे PYQ आ चुके हैं। तो दे सजेस्टेड दैट द लाइन मैनेजमेंट शुड बी वेस्टेड विद अथॉरिटी टू गेट थिंग्स डन। ये हमेशा पूछा गया है कि लाइन का काम क्या होता है और स्टाफ का काम क्या होता है। तो जो लाइन मैनेजमेंट के अंदर लोग होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि लोगों से काम करवाने की। आपके पास अगर आप लाइन मैनेजमेंट में हो तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आप दूसरों से काम करवाओ, आप खुद काम नहीं करोगे। आपको ये अथॉरिटी होगी कि आपको जैसे ना जैसे करके दूसरों से काम करवाना है और अपनी चीजें गेट थिंग्स डन। आपका बॉस हमेशा बोलते हैं ना, गेट दिस थिंग डन नो मैटर व्हाट। और जो स्टाफ होता है जो उसके नीचे काम करता है उसका काम होता है एडवाइस और इन्फॉर्मेशन देना। स्टाफ जो है लाइन मैनेजमेंट को क्या करता है, एडवाइस देता है और इन्फॉर्मेशन देता है। दो मुनि के लिए जो स्टाफ है वो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को ही, अगर जो एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूटिव रोल होता है, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो भी डिसीजन लिया गया उनको इंप्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव होता है। अगर एग्जीक्यूटिव के ही रोल को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया जाए तो उसको वो उन्होंने बोला मुनि ने कि ये स्टाफ का रोल बन जाता है, मतलब जिसमें वो एडवाइस और इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। इट मीन्स स्टाफ का मतलब है जितने ज़्यादा स्टाफ उतनी ज़्यादा आंखें, उतने ज़्यादा कान और उतने ज़्यादा हाथ टू एड हिम इन इन्फॉर्मिंग एंड कैरिंग आउट हिज प्लान्स। अब इतनी सिंपल इंग्लिश तो आपको आती होगी। इट मीन्स जितना ज़्यादा स्टाफ होगा उतने ज़्यादा लोग, मतलब ये इन्होंने थोड़ा वैसे पोइटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और
उतने ज़्यादा आप प्लान जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे और आपको सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। प्लीज जस्ट कमेंट डू कमेंट कि कैसा लगा। ठीक है, नहीं तो मेरे को फिर मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मैं और वीडियोस नहीं बना पाऊंगी कि यार कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही एंड ऑल। ठीक है, सो प्लीज डू कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।